हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल की हिंदी ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 15 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है क्रिया व उसके भेद। तो आज हम लोग यहाँ क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम यहाँ क्रिया डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्रिया माने क्या होता है? क्रिया माने होता है काम, यानी जो भी काम किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं वर्क या डूइंग वर्क, डूइंग वर्ड्स। जो भी डूइंग वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सभी को क्रिया कहते हैं। तो आज हम क्रिया कितने प्रकार की होती है या उसके कितने भेद होते हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए फटाफट, फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्रिया की परिभाषा। क्रिया क्या है? वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना, उस वक्त करना कि काम हो रहा है, राधा खाना बना रही है, मोहन पढ़ रहा है, ऐसे शब्द जो होते हैं, पढ़ रहा है, खाना बना रही है, ये शब्द क्या हैं? ये क्रिया शब्द होते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को क्या कहते हैं? धातु रूप भी कहते हैं। यानी संस्कृत में जो क्रिया शब्द है वो धातु रूप होता है। जैसे चलना क्रिया है, संस्कृत में बोलेंगे चल। पढ़ना क्रिया है, तो संस्कृत में बोलेंगे इसको पठ। तो ये सब क्या होगा? ये जो होगा ये धातु रूप हो गए। ठीक है, यानी क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है। यहाँ पर हमने ना लगा रखा है ना सब में, तो हिंदी में धातु रूपों के साथ ना लग गया तो वो हिंदी के वर्ड बन गए, क्रिया शब्द बन गए, और ना हट गया तो वो संस्कृत के धातु रूप बन गए। कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जा सकते हैं। यानी जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम प्रयोग करते हैं, या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। आप देखिए यहाँ पर सकर्मक, सकर्मक का क्या अर्थ हो गया? सकर्मक का मतलब हो गया कर्म के साथ, यानी जिस क्रिया में कर्म होगा, कर्म मतलब किसी भी वस्तु की सहायता से जो क्रिया की जाती है उसको कर्म कहते हैं। या कर्ता जब किसी काम को करता है तो उसको, उसके काम के करने का फल कर्ता पे नहीं पड़ता, जिस वस्तु पे पड़ता है या जिस वस्तु की सहायता से किया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो सकर्मक का क्या मतलब हो गया? कर्म के साथ। अकर्मक का क्या मतलब हो गया? बिना कर्म के। ठीक है, बिना कर्म के, यानी जिसमें कर्म नहीं होता। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, केवल क्रिया के लिए दिए हुए हैं। भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो भूपेंद्र तो हो गया यहाँ पर कर्ता, पी रहा है हो गया यहाँ पर क्रिया, और दूध क्या हो गया? कर्म। यानी अगर भूपेंद्र दूध पिएगा तो दूध खत्म हो जाएगा, तो फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क दूध पे पड़ेगा। यानी किस पे फर्क पड़ेगा? फर्क कर्म पे पड़ेगा। ठीक है, नीतू खाना बना रही है, खाना क्या हो गया? कर्म। नीतू क्या हो गई? कर्ता, और बना रही है क्रिया। सॉरी। तो नीतू जब खाना बनाएगी तो क्या होगा? खाना बन जाएगा। तो फ़र्क किस पे पड़ेगा? खाने पे पड़ेगा कि वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब चलें आगे, इसको हम डिस्कस अभी करेंगे डिटेल में पूरा। चलिए, सबसे पहले करते हैं हम अकर्मक क्रिया। क्या होती है अकर्मक क्रिया? अब आप लोग थोड़ा मुझे बताइए कि अकर्मक क्रिया क्या होती हैं। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनको करने पर या तो उनमें कर्ता होता ही नहीं है, और अगर कर्म नहीं होता, या फिर कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, यानी ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म का यूज़ नहीं होता और क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। यानी क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ेगा? जो काम को कर रहा है। ठीक है, जो काम को कर रहा है, और जो काम को कर रहा है वो कौन है? वो है कर्ता।
तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का फल, ऐसे भी देख लीजिए, जब क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, तब क्या होती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जब क्रिया का फल सीधे किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुत्ता भौंकता है। तो मुझे ये बताइए, क्या कुत्ते के भौंकने का असर किसी पे पड़ता है? किसी पे नहीं पड़ता, वो कुत्ते पे ही पड़ेगा। कुत्ता भौंकेगा, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी और वो धीरे धीरे करके चुप हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो फिर से भौंकना चालू करेगा। तो लेकिन फ़र्क किसी पे नहीं पड़ेगा ना। और इसमें कोई कर्म भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोई कर्म दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई कर्म नहीं दिखाई दे रहा। तो दोनों तरीके से हम इसको देखते हैं, तो दोनों तरीके से हमें कैसी क्रिया दिखाई दे रही है? ये हमें अकर्मक क्रिया दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, कविता हंसती है। कविता हंस रही है ना, हंस रही है कविता। क्या कविता के हंसने का फ़र्क किसी पे पड़ रहा है, या कविता का हंसना किसी पर अपना प्रभाव डाल रहा है? किसी पर नहीं डाल रहा। कविता हंस रही है, कविता अपने लिए हंस रही है ना। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर भी आपको बीच में कर्म नहीं लिखा हुआ है। तो ये भी कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। तो इन सभी में कहीं ना कहीं कर्म मिसिंग है। दूसरा, यहाँ पर जो भी क्रिया हो रही है उन क्रियाओं का सीधा फल किस पे पड़ रहा है? किस पे पड़ रहा है? उन क्रियाओं का सीधा फल कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है सभी में। तो आप लोगों को अकर्मक क्रिया क्लियर हो गई? ठीक है, सबको क्लियर हो गई ना अकर्मक क्रिया? अब देखिए, चलें फिर आगे। एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब आता है सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कर्म पे प्रभाव पड़ेगा तो कर्म का होना आवश्यक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, वे क्रियाएं जिनमें कर्म उपस्थित होता है, या वे वाक्य जिनमें कर्म उपस्थित होता है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, है ना। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल मुझे बताइए, जल्दी से आप लोग एग्जाम्पल बताइए मुझे, सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल बताइए फटाफट। कोई बता सकता है एग्जाम्पल? मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मोहन क्या पढ़ता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन हो गया कर्ता, पढ़ना हो गया इसका क्रिया, और पुस्तक क्या हो गया? पुस्तक हो गया कर्म। कि मोहन किसको पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? आंसर। दूसरी बात ये देखिए कि अगर हमें आंसर क्या बोलने पर मिलता है, मोहन क्या पढ़ता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। जब मोहन पुस्तक पढ़ेगा तो पुस्तक शुरू से पढ़ना चालू करेगा और आखिरी तक पढ़ेगा तो पुस्तक क्या हो जाएगी? पूरी पढ़ ली जाएगी। तो पुस्तक पर फ़र्क पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं? पुस्तक पर फ़र्क पड़ेगा कि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी खुल जाएगी और उसको पढ़ लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कर्म क्या हो गया? पुस्तक पढ़ना हो गया क्रिया, और मोहन हो गया कर्ता। और क्रिया का फल किस पे पड़ा है? यहाँ पर पुस्तक पे पड़ा है, मोहन पे नहीं पड़ा। तो ये कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। एक और एग्जाम्पल बताइए, जल्दी से एक और एग्जाम्पल बताइए। मदन आम खाता है। मदन हो गया कर्ता, आम हो गया कर्म, और खाता है हो गया क्रिया। ठीक, अब देखो मदन ने क्या किया? क्या खाया आम ने? मदन क्या खाता है? मदन क्या खाता है? मदन आम खाता है। तो आम कर्म है। खाने का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा? आम पे। जब मदन ने आम खाया तो आम क्या हो गया? ख़त्म हो गया। हो गया ना ख़त्म। इसका मतलब आम पर फ़र्क पड़ा?
तो इसीलिए आम क्या है, आम कर्म है। तो ये क्या हो जाएगी, जब कर्म है और क्रिया का फल कर्म पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा, जब हमें क्या करने पर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तब भी क्या होता है, तब सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो सकर्मक क्रिया होती है एक कर्मक, दूसरी होती है द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक से क्या समझ में आ रहा है ये बताइए मुझे। एक कर्मक क्रिया से और द्विकर्मक क्रिया से क्या समझ में आ रहा है। एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक ही कर्म हो, जैसे राधा खीर खाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म कितने हैं, कितने कर्म है बताइए, कितने कर्म है यहाँ पर, यहाँ पर केवल एक कर्म है, ठीक है। कितने कर्म है यहाँ पर, एक कर्म है। अब द्विकर्मक, द्विकर्मक का मतलब जिसमें दो कर्म होते हैं। एक आप लोग एग्जाम्पल बताइए मुझे, द्विकर्मक का एग्जाम्पल बताइए जल्दी फटाफट। देखिए द्विकर्मक का एग्जाम्पल है, लता ने मुझे चित्र दिखाए। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर कर्ता और क्रिया फाइंड कर लेंगे। बाकी जो बच गया है, किसको किसको दिखाए, मुझे क्या दिखाए, चित्र। तो एक चीज़ हमें और क्या पता चली, जब किसको करने पर आंसर मिले, ठीक है, जब किसको करने पर आंसर मिले कि लता ने किसको चित्र दिखाए, लता ने मुझको चित्र दिखाए। लता ने मुझे क्या दिखाया, लता ने मुझे चित्र दिखाए। तो अब दो कर्म कैसे हो गए यहाँ पर, भाई मुझे दिखाए, चित्र किसको दिखाए, मुझे। तो फ़र्क किस पर पड़ा, मुझ पर पड़ा। क्यों, मैंने चित्र देखे, मुझे चित्र को देखकर खुशी हुई, गम हुआ, जो भी हुआ, तो फ़र्क क्या पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, मुझ पर पड़ेगा। दूसरा, मैंने क्या देखे, मैंने चित्र देखे, चित्र देखे ना, इसका मतलब फ़र्क किस पर पड़ा, चित्र पर पड़ा। क्यों, क्योंकि चित्र देखे गए। तो यहाँ पर कितने कर्म हो गए, यहाँ पर दो कर्म हो गए, ये भी कर्म हो गया और ये भी कर्म हो गया। तो समझ में आ गया आप लोगों को, एक कर्मक और द्विकर्मक। जहाँ पर वाक्य में केवल एक कर्म होता है उसको एक कर्मक कहते हैं, और जहाँ पर वाक्य में दो कर्म होते हैं वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब चलते हैं हम आगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। मतलब वाक्य में हम क्रिया के किस रूप को प्रयोग कर रहे हैं, हम वर्तमान काल यूज़ कर रहे हैं, हम भूतकाल यूज़ कर रहे हैं, हम भविष्यत काल यूज़ कर रहे हैं, क्रिया का कौन सा रूप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आधार पर भी क्या होता है, क्रिया को भेद किया जाता है, विभेद किया जाता है। कैसे, सबसे पहला जो रूप है वो होता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया मतलब वर्तमान काल भी कह सकते हैं। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है ना, महेंद्र जाता है, संतोष आई, मोहन खाता है, ये सब क्या है, ये एक ही क्रिया यूज़ हो रही है इसमें। तो ये कैसी क्रिया हो गई, ये सामान्य क्रिया हो गई या वर्तमान क्रिया हो गई, ठीक। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब जब क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है, यानी जिसमें दो क्रियाएं या दो से अधिक क्रियाएं प्रयोग की गई हों जिस वाक्य में, उसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे जया ने, जया तो क्या हो गया, कर्ता हो गया। खाना बना लिया, तो एक तो खाना बना और लिया, खाना क्या हो गया, कर्म हो गया, बना और लिया तो दो क्रिया हो गई ना, बना और लिया। वैसे अगर हम एक बोलते जया खाना बनाती है,
अब यहाँ पर कितनी क्रियाएं यूज़ हो रही हैं? 2, बना और लिया। ऐसे ही यहाँ पर हेमराज ने खाना, तो हेमराज हो गया कर्ता, खाना हो गया कर्म, खा और लिया, 2 क्रियाएं हो गई यहाँ पर भी। तो ये कैसी क्रियाएं होगी? दोनों संयुक्त क्रिया हो गई। कैसी क्रियाएं हो गई? दोनों संयुक्त क्रियाएं हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को? सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया, जहाँ पर केवल एक ही क्रिया प्रयोग की गई हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, और जहाँ पर एक से ज़्यादा क्रिया प्रयोग की जाती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलें तो आगे चलिए। अब आती है हमारी 3rd नंबर की प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कर्ता जो है वो खुद नहीं करेगा काम को, दूसरे को बोलेगा कि मेरा ये काम कर दीजिए, या किसी दूसरे से काम करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, दुष्यंत करता है यहाँ पर, लेकिन दुष्यंत ने खुद काम नहीं किया। दुष्यंत ने किससे काम करवाया? दूसरे से काम करवाया। क्या काम करवाया? पत्र लिखवाने का काम करवाया। तो ये क्या हो गया? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया कि काम को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया जा रहा है। ठीक है, काम को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। हो गया क्लियर? सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। कविता क्या है यहाँ पर? कविता है कर्ता, लेकिन कविता स्वयं पत्र नहीं पढ़ रही है। कविता किससे पत्र पढ़वा रही है? सविता से। तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसने स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाया है, इसीलिए ये कैसी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। हो गया क्लियर? अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, यानी किसी भी वाक्य में 2 क्रिया यूज़ हुई हैं और पहली वाली क्रिया ख़त्म हो गई है, तब दूसरी वाली क्रिया आई है, तब उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो पहले कौन सी क्रिया की उसने? पहले पढ़ाई की, और उसके बाद कौन सी क्रिया की? उसके बाद वह सोया है। यानी 2 क्रियाएं हो गई। पहली वाली क्रिया पहले ख़त्म हो जाएगी, तब दूसरी क्रिया होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल बोलें, रमेश खाना खाकर भाग गया, तो पहले उसने कौन सी क्रिया की? खाना खाया। उसके बाद कौन सी क्रिया की? वो भाग गया। ठीक है। धर्मेंद्र पानी पीकर बैठ गया, तो पहले क्या किया उसने? धर्मेंद्र ने पहले पानी पिया, तो पहले कौन सी क्रिया ख़त्म की? पानी पीने वाली। उसके बाद क्या किया उसने? बैठ गया, तो बैठना भी क्रिया है ना? तो क्या हो गया? पहली क्रिया हो गई पानी पीकर और दूसरी क्रिया हो गई बैठकर। यानी पहली क्रिया जब ख़त्म होगी तब ही दूसरी क्रिया संपन्न होगी। अगर पहली क्रिया ख़त्म नहीं होगी तो दूसरी क्रिया संपन्न नहीं होगी। यहाँ देख लेते हैं आगे। यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया है, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी? जो पहले ख़त्म हो गई है। ठीक है। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी? जो पहले ख़त्म हो गई है। जैसे रमा बर्तन धोकर चली गई। ठीक है, रमा बर्तन धोकर चली गई, तो पहले क्या किया उसने? बर्तन धोए, तो ये क्रिया हो गई, पहली क्रिया हो गई ये। ठीक है। उसके बाद चली गई, उसके बाद गई है, तो दूसरी क्रिया हो गई चली गई। तो अब पूर्वकालिक क्रिया किसको बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे धोकर। कौन सी क्रिया होगी? बर्तन धोकर पूर्वकालिक क्रिया होगी, और चली गई वो उसके बाद वाली क्रिया होगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को समझ में आया पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। नीचे कुछ ब्रैकेट में दिया हुआ है, किसी मूल धातु के साथ कर
या करके लगाने से पूर्व क्रिया बनती है। यानी किसी भी मूल धातु यानी क्रिया में अगर कर लगा दो या करके, देखो हमने क्या लगाया है यहाँ पर, हमने धोकर लगाया है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, पढ़ कर लगा हुआ है। ठीक है, और ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये सब क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। चलें फिर आगे, चलिए। नाम धातु क्रिया, वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना। ठीक है, मतलब ऐसे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम आदि से बनते हैं, यानी संज्ञा को क्रिया में चेंज किया, सर्वनाम को क्रिया में चेंज किया। रंग, रंग क्या है, संज्ञा है, और ना लगा दिया तो क्या बन गया, क्रिया बन गई। लज्जा, ऐसे लिखते हैं लज्जा, लज्जा क्या है, संज्ञा है, और लज्जा और इसमें ना लगा दिया तो क्या बन गया, वो क्रिया बन गई। अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है ना, सर्वनाम, और अपना में ना लगा दिया तो अपनाना, वो बन गई क्रिया। ऐसे ही गरम, गरम क्या है, विशेषण है ना, गरम चाय, गरम दूध, गरम पानी, तो विशेषण, सब चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है, विशेषण है, और इसमें ना लगा दिया तो क्या बन गया, क्रिया बन गई। इसी तरीके से चमक, चमक क्या है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। बर्तन की चमक बहुत अच्छी है, तो किसकी चमक बताई जा रही है, बर्तन की, बर्तन क्या हो गया, संज्ञा हो गई, और कैसे, क्या है उसकी विशेषता कि वो चमक रहा है। ठीक है, तो विशेषण हो गया। लेकिन अगर ना लगा दिया इसमें तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, धातु या क्रिया बन गया। अब है गुदगुदाना, तो गुदगुदी, गुदगुदी क्या है, ये भी संज्ञा है, गुदगुदी, और गुदगुदी का क्या बन गया, गुदगुदाना, तो ये धातु क्रिया बन गई। अब आते हैं कृदंत क्रिया, वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से पर बनते हैं। यानी किसी क्रिया के साथ अगर प्रत्यय लगा दिया, कुछ प्रत्यय या उपसर्ग, प्रत्यय मतलब बाद में, उपसर्ग मतलब शब्द से पहले, उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता या चलकर, तो ये ता, ये ना और ये कर, ये कैसी क्रियाएं हो गई, ये कृदंत क्रियाएं हो गई। इसी तरीके से लिख से लिखना, लिखता और लिख कर, तो कैसी क्रियाएं हो गई, ये कृदंत क्रियाएं हो गई। यानी क्रिया तो है, वो पहले से क्रिया है, भाई चल क्रिया ही तो है, लेकिन अब हमने उसमें ना, ता, कर ये सब लगा दिया, तो वो कैसी क्रिया बन गई, कृदंत क्रिया बन गई। अब ऊपर वाले से कंफ्यूज मत होना, ऊपर संज्ञा सर्वनाम विशेषण को क्रिया में चेंज किया है, यहाँ पर क्रिया को ही शब्द जोड़े जा रहे हैं, क्रिया में कुछ प्रत्यय लगाए जा रहे हैं, तब वो क्रिया कृदंत क्रिया बन रहे हैं, है ना। कंफ्यूज मत होना नाम धातु क्रिया में और कृदंत क्रिया में। नाम धातु क्रिया का मतलब है संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से क्रिया बनाना, कृदंत क्रिया का मतलब है क्रिया को ही और मॉडिफाई करना, यानी उसमें ना लगाकर, ता लगाकर या कर लगाकर, जैसे भी हम उसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कृदंत क्रिया। ठीक है, जैसे पढ़, पढ़ क्या है, ऑलरेडी क्रिया है ना, तो बोलेंगे पढ़ कर। ठीक है, अब खा, खा क्या है, ऑलरेडी क्रिया है, खा कर, खाता, खा ना, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब कृदंत क्रिया हो जाएगी। जो मेन क्रिया है वो ये है, और कर, ता और ना लगाकर वो कृदंत क्रिया बन जाती है। ठीक है, चलें आगे। सजातीय क्रिया, वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, कैसी क्रियाएं, कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनते हैं, कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से। देखो लड़ाई और लड़ी, लड़ाई क्या है, यहाँ पर कर्म हो गया लड़ाई, और क्रिया क्या हो गई, लड़ी। ठीक है,
समझ में आया? जैसे कह सकते हैं प्रयुक्त होती है, जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, और यहाँ मुझे अभी इसके लिए याद नहीं आ रहा है, अगर आगे याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों ही धातु के साथ, बस आप इसको समझ लीजिए कि भारत ने लड़ाई लड़ी। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अभी दिमाग में नहीं आ रहे, जहाँ पर क्रिया और कर्म दोनों एक ही धातु से मिलकर बनते हैं, एक ही क्रिया धातु से मिलकर बनते हैं, उसको हम कहते हैं सजातीय क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी। उक्त वाक्यों में है, दी है सहायक क्रियाएं हैं, यानी क्रिया के साथ। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा सहायक क्रिया के लिए हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ा है ना? क्या होती है हेल्पिंग वर्ब्स? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड एंड सो ऑन। बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उसी तरीके से हिंदी में जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, जो क्रियाएं वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता, पढ़ता तो मुख्य क्रिया हो गई, है क्या हो गई यहाँ पर? सहायक क्रिया हो गई। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, तो रख दी, रख क्या हो गई? मुख्य क्रिया हो गई, और दी क्या हो गई? और है क्या हो गई? सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना सहायक क्रिया? जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, शैल, शुड, और ये सब पढ़ते हैं। ये सब क्या होता है? सहायक क्रिया ही तो होती है। मेन क्रिया क्या होती है, या मेन वर्ब क्या होती है इंग्लिश में? जो डूइंग वर्ड्स होते हैं वो मेन वर्ब्स होती हैं। इसी तरीके से जो डूइंग वर्ड्स हैं यहाँ पर रख, और क्या है यहाँ पर? पढ़, तो ये सब मेन वर्ब्स हो गई, मुख्य क्रिया हो गई, और उनके साथ जो सहायक क्रिया लग रही है वो सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए। काल के अनुसार, जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख दिया जाता है। जैसे फर्स्ट हमारा है भूतकालिक क्रिया, यानी अगर कोई क्रिया पास्ट में हो रही थी, अगर कोई क्रिया पास्ट में हो रही थी तब हम उसको क्या करेंगे? भूतकालिक क्रिया। जैसे सरोज गई, चली गई, अभी तो नहीं गई है ना, काफ़ी समय पहले जा चुकी है। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है, काफ़ी टाइम पहले पढ़ चुका था। मोहन खाना खा रहा था। ठीक है, मोहन क्या कर रहा था? खाना खा रहा था, अभी नहीं खा रहा है, वो पहले खा रहा था। तो भूतकाल में हो गए सारे काम। कब हो गए? भूतकाल में हो गए। इसका मतलब ये जो क्रियाएं हो गई ये भूतकालिक क्रियाएं हो गई। क्लियर हो गया ना सबको? भूतकालिक, जैसे हम भूतकाल पढ़ते हैं उसी तरीके से भूतकालिक क्रिया होती है। वर्तमान कालिक, जो काम अभी हो रहा है, जो हम अभी कर रहे हैं। अभी देखिए हम क्या काम कर रहे हैं? मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, तो ये काम वर्तमान में हो रहा है ना। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये सब काम वर्तमान में हो रहा है। हूँ और है, इससे पता चल रहा है कि कौन सा काल है? वर्तमान काल है। और क्रिया कौन सी हो गई? वो वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। समझ में आया ना? भूतकाल मतलब जो काम हो चुका पहले से, वर्तमान मतलब जो अभी भी हो रहा है, उसको हम कहते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। नेक्स्ट भविष्यकालिक, जो फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हो रहा है। मैं कल क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगी। कल क्या पढ़ाऊंगी? मैं क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगी। आज तो नहीं पढ़ा रही, कल पढ़ाऊंगी। तो इस पढ़ाऊंगी से पता चल रहा है और इस कल से पता चल रहा है कि हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों में जब हमें पता चले कि आने वाले कल की बात हो रही है, तो वो शब्द कैसे होते हैं? वो भविष्यकालिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है वो? भविष्यकालिक क्रिया होती है। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। ना तो आज लिखा है उसने,
ना कल लिखा था उसने, वो कब लिखेगा, वो आने वाले कल पर पत्र लिखेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। भविष्यकालिक क्रिया सबको क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। आज जो मैंने क्रिया पढ़ाई वो सबको क्लियर हो चुकी है। अगर सभी को क्लियर हो चुकी है तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। आज मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे, इसी समय पर मिलेंगे, तो कल तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलिए अब